गुड इवनिंग बच्चों। आपके लिए आज फिजिक्स का एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। हम आज प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे और ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपको बहुत सारी शिक्षा दे देगा, बहुत सारी कंसेप्ट बता जाएगा। बड़ा खूबसूरत सा चैप्टर है, समझ में भी बहुत आता है, लगाने में भी बहुत मजा आता है। ये टॉपिक मोशन इन पेन के अंदर आता है। ये तो चलो देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। जैसे हमने भी तुम्हारे साथ मोशन में बात करी कि कोई बॉडी अगर यहाँ हो सीधे स्ट्रेट जाए, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाए तो डिस्टेंस इक्वल टू सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम के अलावा कोई कंसेप्ट नहीं होता। बॉडी अगर एक्सेलरेट करते जाए तो मोशन की तीन इक्वेशन की फॉलोइंग होती है। बॉडी अगर सीधे ऊपर फेंकी जाए नीचे आए तो मोशन की तीनों इक्वेशन यही होती है, बस एक ही जगह पर जी आ जाता है। लेकिन आज मेरी बॉडी ना सीधे जा रही है, ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, ना ऊपर जा रही है, ना नीचे आ रही है, बल्कि हो क्या रहा है, इस बॉडी को किसी एंगल पर हिट करेंगे। वो एंगल मान लीजिए क्या है, और वो एंगल थीटा है और ये वेलोसिटी यू है जिससे आपने इसको फेंका है। तो आप बताओ अगर ऐसे फेंकोगे तो क्या ये ऐसे चलती रहेगी? नहीं जाएगी। क्या होगा? अगर ऐसे फेंक दिया तो क्या ऐसे चलती रहेगी? कदापि नहीं। ये ऐसे फेंकते ही ड्यू टू ग्रेविटी ये ऐसे धीरे 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 यहाँ पर आकर के गिर जाएगी निश्चित तौर से, है ना। तो ये वेलोसिटी है u और हमारे वेक्टर की साइंस अभी आपसे कुछ कहती है कि इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं हम। आप इसका नाम अगर u है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? और इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए साइंस हमारी बिल्कुल प्रैक्टिकल और एकदम ओरिजिनल होती है, कहीं फर्जी कोई बात नहीं होती। उसके पीछे वो छोटी छोटी कंसेप्ट, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। आपने पढ़ लिया कल की वेक्टर ऐसे हो तो के कंपोनेंट होते हैं, जिसे वेक्टर में पता नहीं कंपोनेंट क्या होते हैं, उसके लिए यही बहुत बड़ा खेल हो गया। तो सुनो, अब इसमें एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। अब आपने बॉडी को ऐसे फेंका तो इसके दो कंपाउंड रिजॉल्व हो गए, ये u cos थीटा एक u sin थीटा। जो ये u cos थीटा था इसे कहा गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्षैतिज वेग। इसका नाम u sin थीटा था एक दूसरे वाले का। ये ऊपर को जा रहा है इसलिए इसका नाम हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता। यानी u cos थीटा जब से बॉडी फेंक दोगे जब तक गिर नहीं जाएगी तब तक u cos थीटा ही रहेगा। और जो u sin थीटा है ये ऊपर जाने वाला मामला है, और सबको पता है कि बॉडी को अगर यहाँ से ऊपर को फेंका जाए तो जैसे जैसे ऊपर को जाएगी वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी घट जाती है और एक जगह पे जाके खत्म हो जाती है, वापस आने पर। यानी u sin थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसके बारे में हम कह सकते हैं इट इज ऑलवेज चेंज। ऑलवेज ज्यादा हाल हो गया, ऑलवेज चेंज, ये हमेशा बदलता है। जब तक बॉडी मूव करती जमीन पर गिर नहीं जाती तब तक की वेलोसिटी लगातार वेरी करती है और ये कभी चेंज। अब सुनो, आपने कहा था इसको ऐसे फेंका है तो यहाँ आके गिरी। तो अगर ये बॉडी ऐसे चलते 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 यहाँ पर कभी पहुंची होगी तो इसी को आप मैक्सिमम हाइट नाम दोगे। और इस जगह पर जाकर मैंने अभी अभी बताया कि वेलोसिटी कभी खत्म नहीं होती, कभी बदलती नहीं है। यानी इसके मोशन के दौरान ये u cos थीटा हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, कभी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन u sin थीटा जो थी जब यहाँ पर एग्जैक्ट थी तो u sin थीटा थी। जैसे जैसे ये ऊपर को चढ़, देखिए ये ऊपर को चढ़ना ही तो है, चढ़ती रही, ये घटती रही और यहाँ पर जाके ये समाप्त हो गई। यहाँ पर जाके ये वाली वेलोसिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। और अगर u sin थीटा यहाँ खत्म ना हो जाती तो पक्का है ये और ऊंचा उठता।
भाई कारण नहीं ये कि खत्म हो गई है तभी तो इसने मैक्सिमम हाइट अटेंड कर ली है, वरना अगर ये खत्म ना होती तो ये भी और ऊंचा ना उठता। यानी इसको ऊंचा उठाने के लिए कौन जिम्मेदार है, और इसको सामने ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो अगर आपने इसको मैक्सिमम हाइट नाम दिया है तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाके खत्म हो गई है, वरना इसको और ऊंचा उठना होता। और अगर आप कह देते नहीं गुरु जी यहू खत्म हो गई है, तो अगर यहू खत्म हो जाती तो फिर यहाँ तक ना, फिर यहीं टपक जाती। यानी मैक्सिमम हाइट पे जाने वर्टिकल, मैक्सिमम हाइट पर जाने पर वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाता है, और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा बदलता है। यानी यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो यू साइन थीटा बदल चुका होगा, लेकिन इस जगह पर भी यू कॉस थीटा ही रहेगा। यू कॉस थीटा कभी बदलता नहीं है, लेकिन ये वर्टिकल वेलोसिटी बदल गई होगी। अगर यहाँ पर यू साइन थीटा है तो यहाँ पर ये वैल्यू यू साइन थीटा से कम हो गई होगी, यहाँ पर जाके यू साइन थीटा खत्म हो गया होगा। लेकिन जिस समय ग्राउंड पर गिरेगी आकर के तो यू कॉस थीटा तो अभी भी यू कॉस थीटा रहेगा, लेकिन जो यू साइन थीटा पहले ऊपर को था वो, तभी तो बॉल जब बैट्समैन हिट करता है बॉल यहाँ पर जाके गिरती है तो यहीं पर जाके ठप्प थोड़ी ना हो जाती है, गिरने के बाद जमीन पर दौड़ लगाना शुरू कर देती है। छक्का गिरते गिरते रह जाता फिर चौका तो हो ही जाता है, नहीं होता है। गिरते गिरते अगर छक्का रह जाता है तो चौके में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। वो किसका कारण है, उसका कारण है यू कॉस थीटा। अगर ये दोनों खत्म हो जाते यहीं पर जाके ठप्प से गिर जाती खेल खत्म। लेकिन 6 के लिए हिट की गई बॉल अगर बाउंड्री के थोड़ा पहले गिरी है तो क्या करती है, वो ट्रैवल करती है, भागी चली जाती है। अगर फील्डर नहीं है तो चली जाएगी। मुझे समझ में आ रहा है। तो ये दो कंपोनेंट, एक द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट। नंबर 6 ऑलवेज चेंज। अब सुनो, आपने कहा कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस को हमने एक्स कहना है, वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस को वाई कह देना, कभी भी किसी भी जगह, ठीक है। तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन t सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस travel by the particle in t second is what? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम x कह देंगे, बोलो, सामने जाने वाले डिस्टेंस को x कह देंगे। और तुमको पता है इसको सामने लेके जाता है वो कौन है, यू कॉस थीटा। इसका क्या नाम है, डिस्टेंस इक्वल टू सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। अब मैं इसी में कहूंगा वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन t सेकेंड इज y। कह सकता हूं कि नहीं? तो तुमको पता है ऊपर जाने की व्यवस्था किसने बताई है, और तुमको पता है ये लगातार वेरिएबल है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर ऊपर जाने के लगाएंगे। देखो यहाँ क्योंकि बदलती नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो डिस्टेंस इक्वल टू सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, और चेंज हो रही मतलब उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लगाएंगे। तो ऊपर जाने की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी मेरे पास, u साइन थीटा t माइनस हाफ g। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अब हमें बहुत छोटा काम करना है, इधर से t की वैल्यू उठा के इसमें इंप्लीमेंट करनी है। तो इसका नाम दे दो इक्वेशन 1, इसका नाम दे दो इक्वेशन 2। कह दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 से t की वैल्यू निकालो तो x अपान यू कॉस थीटा हो जाएगी, सेकंड में उठा कर रख दो, तो y इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू x अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इससे उड़ा डालो। यही है 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्लास 11th में बच्चों से पूछा जाता है। प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल हैव ए पैराबोलिक पाथ। सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल हैव ए पैराबोलिक पाथ
तो प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है, मैंने साबित कर दिया है कि इस इक्वेशन में x की 2 पावर y की सिंगल पावर है, बताता है कि मैं पैराबोला हूँ। तो ये एक पोर्शन खत्म हो गया। प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है, ऐसी सीन आपके सामने बन रही है। डेरिवेशन करना चाहेंगे, इसको रोक करके डेरिवेशन करेंगे। सीख लिया प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है। अब आप सीखो हमारे साथ इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आने वाले कंसेप्ट और कंटेंट। तो इसमें सबसे पहली चीज, क्या आपको नहीं लगता है कि आपसे किसी ने पूछ दिया कि हमने एक बॉडी को यू वेलोसिटी से थीटा के एंगल पर हिट कर दिया है, बताओ कितनी देर बाद जाके गिरेगी? पूछ लेगा। अब यहाँ से जैसे ही मारोगे बैट से या हाथ से फेंक दोगे तो ये हवा में आ जाएगी, और जब तक गिरेगी नहीं तब तक हवा में रहेगी। और जब कोई चीज़ हवा में उड़ती रहेगी तो फ्लाइट हो गई, तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारा पहला पैरामीटर है निकालना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। निकालने की इच्छा है कि नहीं? अब हमारे साइंस में फर्जी बातें करी नहीं जाती, वो तो फिजिक्स में बिल्कुल नहीं है। हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की रिक्वायरमेंट है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कोई ऐसी चीज है कि यार माथा मार रहे हैं उसी में दिन भर, अरे यहाँ से मार दिया जमीन में गिरेगी, जब तक गिरेगी नहीं तब तक उड़ेगी, तो उड़ेगी, उड़ने को फ्लाइट कहते हैं लोग, उड़े में फ्लाइट से आया हूँ, वही है। तो देखो कितनी देर फ्लाइट करती है। अच्छा बताओ, अब ऐसे तुमने इसको फेंका था तो इसके 2 कंपोनेंट वेलोसिटी के टूट गए थे, वन इज द यू कॉस थीटा एंड अदर वन इज द यू साइन थीटा। इसको उड़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है कि ये जिम्मेदार है? अच्छा, प्रैक्टिकल बात है कि यही वो वेलोसिटी है जो उसको उड़ा रही है, ये तो सामने चला रही है, यानी यही वेलोसिटी है तोड़ने के, हवा में लाने के लिए जिम्मेदार यही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम खुद देख सकते हो कि ये ऐसे ले जा रही है, वो तो उड़ा रही है, उड़ना तो ऊपर होता है, तो यानी उड़ने के लिए जिम्मेदार ये है। और मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि टॉप पॉइंट पर ये जाके खत्म हो जाती है। तो जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ जाएगा उतनी देर में यहाँ से यहाँ आएगा। मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकालूं तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन किस दिन काम आएगी? v बराबर u माइनस जी टी होती है क्या ऊपर जाने के लिए? yes, अब टॉप पॉइंट बोलेंगे, एट टॉप पॉइंट, एट टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट पर जाके ये वेलोसिटी खत्म हो गई है, तो टॉप पॉइंट पर एक वेलोसिटी खत्म हो गई तो v को मैं 0 करूंगा। अच्छा बताओ, तुम तो ऊपर जाने का सपना देख रहे थे, तो ऊपर जाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी u की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो उस इनिशियल वेलोसिटी u की जगह पर यहाँ कौन है? यू साइन थीटा। इतना माथा थोड़ी ना मारना है त्रिपाठी जी, मिश्रा जी। देखिए ये वो टाइम आ गया जितनी देर में ये बॉडी टॉप तक पहुंची है, तो टॉप तक पहुंचना फ्लाइट थोड़ी ना है। फ्लाइट है चढ़ो फिर उतर के भी जमीन पर आ जाओ, बोले फ्लाइट से गए। फ्लाइट से मतलब जब से बैठे थे तब तक उतर के नहीं गए, तब तक फ्लाइट में थे। तो जितना जाने चढ़ने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। तब क्या करें बताओ? एसी का डबल कर दो, अपने आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है। तो ये वो फार्मूला है जिसे हो सकता है न जाने कितने सवाल लगा पाए आप, डायरेक्ट फार्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। चलो अभी तसल्ली कर लो, आपका मन नहीं करता है कि हवाई जहाज में कितना ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, जरा गिन ले हाइट देखने का। हाइट। अब उधर धोनी ने छक्का मारा तो 2 सेकंड में स्क्रीन पर लिख के आया था कितने मीटर दूर गिरा, कितना ऊंचा था। स्क्रीन पर मेरे ख्याल से 6 गिरा और उसके 10 सेकंड के अंदर एनालिसिस आ जाती है कि कितनी डिस्टेंस पर गिरा था, कितना ऊंचा गया था। तुरंत कैलकुलेट होता है, फीता लेके नापने जाता है क्या वहाँ? यही साइंस है। हमारा मन कर रहा है इसको कैलकुलेट करें कितनी हाइट तक गया है, तो अब ये हाइट यानी ऊपर ले जाने का यही आदमी के जिम्मेदार लगता है। अब ये हाइट पता करनी हो तो मोशन की इक्वेशन के अलावा धरती पर ना हमें कुछ पढ़ाया गया है ना बताया गया है, तो हम इसमें निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जिसको हम कहते हैं महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई। अब अगर मैक्सिमम हाइट चाहिए तो तीसरा समीकरण तैयार बैठा है कि आओ भाई साहब मुझे लगाओ तो सही, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। अब तुमको पता है मैक्सिमम हाइट यहीं पर मिलेगी, तो फाइनल वेलोसिटी जगह पर अगर 0 नहीं होगी तो मैक्सिमम और जाएगी ना। तो ऊपर उठाने के लिए कौन जिम्मेदार था? यू साइन थीटा। बस u की जगह कौन आ रहा है? इतनी सरल होती है हमारी ये साइंस। अगर आपको चाहिए h कितना है तो कितने सेकंड में ये h आपके सामने होगा? पता नहीं कहाँ है का एक्सपेरिमेंट करते 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 अपना जीवन खराब करते हैं, दूसरों का खराब करते हैं। इतना सरल, इतने लिखने के लिए कहा मार पैजामा पहना दिया जाए कि ये होगा वो होगा।
कुछ नहीं है इतना ही। अब अभी तुम्हारा मन नहीं कर रहा है कि यार ये कितनी दूर गिरी है, ये पता लगा है। दूर कितनी हाँ, तो दूर कितनी जाएगी इसका नाम हमारी साइंस में रेंज रखा गया, यस सर। टेक्निकल नाम। अब रेंज पता करनी है तो हमको पता, देख पहले बता दी, चर्चा तो मैंने पहले की थी। इसको ऊपर उठाने का सारा कार्यक्रम ये करवाता है और सामने ले जाने का कार्यक्रम ये करवाता है। ये हमेशा बदलती रहती, इसलिए गति के समीकरण आएंगे और ये कभी नहीं बदलती, इसलिए साधारण सी व्याख्या करेगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए कि भैया ये कितनी दूर जाके गिरी है, तो इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, यस सर। और सिंपली डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि ये वेलोसिटी जो यू कॉस थीटा है कभी बदलती, और अगर कोई वेलोसिटी वेरिएबल ना हो तो सिंपली डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ टाइम कौन वाला आएगा, जितनी देर उड़ेगी उतनी देर चलेगी। प्रैक्टिकल बात है, जितनी देर उड़ेगी उतनी देर चलेगी ना, तो यही वाला टाइम तो सेम ही होगा ना, कि उड़ने का टाइम अलग होगा, चलने का टाइम अलग होगा। तब यहीं से उठा के यहाँ उठा के रख दो और थोड़ा कैलकुलेशन कर दो, तुम होशियार आदमी हो तो बना नहीं दोगे। u इंटू यू हो गया u स्क्वायर। अब इसी में पता चला मैयत निकल जाती है कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, जो लिखा है वही पढ़ा रहे हैं, तो खुद ही समझो आया कि नहीं आया। कितना सरल था, u इंटू यू स्क्वायर हो गया और 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। नहीं, रेंज हो गया। अब कभी कभी कई लोग चर्चा करते हैं रेंज का मैक्सिमा भी निकाल लिया जाए, तो मैक्सिमम के लिए हम उतना टाइम रख देंगे। हम रेंज का मैक्सिमा निकालना चाहते हैं और सारी गणित के हवाले कर दी व्यवस्था। तुमको पता है कि u और g को तो तुम बदल नहीं सकते हो, जो आपने फेंक दिया तो फेंक दिया, सारा खेल थीटा के ऊपर हो सकता है। अब तुमको पता है साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, साइन में 1 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलती है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी जिस दिन, उससे बड़ी वैल्यू साइन 2 थीटा की वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो सकती है। तो अब इसका रेंज का मान इससे बड़ा नहीं हो सकता है, यानी मैक्सिमम रेंज हमेशा क्या मिलेगी, ये स्क्वायर अपॉन जी। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। और साइन में 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो एक वैल्यू 90 डिग्री की होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यानी 45 डिग्री के एंगल पर किसी बॉडी को फेंकेंगे तो उसके मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना नहीं, गणित कहती है। पता चला कि वो जेवलिन थ्रोअर होते हैं, देखा होगा उनको। अब एक बैल टाइप के होते हैं कि ताकत बहुत है, होने के लिए तैयार है। एक स्मार्ट होता है, बुद्धिमान होता है, प्रोफेशनल थ्रोअर होता है। प्रोफेशनल थ्रोअर होता है वो बहुत बल नहीं लगाता है, लगाना तो पड़ेगा लेकिन बहुत नहीं लगाता है, लेकिन पहले प्रॉपर एंगल लगाता है। क्या मैंने 45 पर रखा, तो एक ठो बैल है, पहले ऐसे ही कर लिया और हम के मार दिया तो चली गई ऊपर ऊपर, बाद में गड़ गई जाती। एक प्रोफेशनल थ्रोअर है, पहले उसने पोजीशन कर लिया कि 45 का एंगल बन रहा है कि नहीं, और तो स्टेप दौड़ा और ऐसे मार दिया। दुगनी डिस्टेंस का भी मामला हो सकता है। अगर आपने महाराणा प्रताप के बारे में सुना हो, कहते हैं उनका भाला 80 किलो का, 80 किलो का भाला, यहाँ साला 8 किलो का उठता नहीं, 80 किलो का भाला। और वो से इतनी वेलोसिटी से, हाँ 40 किलो की 2 तलवार है, कई काफी 308 किलो सारा वजन मिला के। अब बताओ, कवच कुंडल भाला धारवार तार मिला के एक 308 किलो, शरीर के ऊपर 308 किलो पहने रहते थे हमेशा जब युद्ध के मैदान में जाते थे। कहते हैं उनका जब अपनी प्राचीर के ऊपर, ये तो बात रियल है, इसमें तो कोई ऐसी, भाई हम कथा थोड़ी सुना रहे, नाम कथा, रियल बात सुना रहा हूँ मैं, जो हमारे इतिहास में वर्णित है, जिसको देखा गया है। सोचो वो बात, आदमी अपने मेवाड़ के दुर्ग के ऊपर खड़ा होकर के 2 किलोमीटर डिस्टेंस तक भाला फेंक देता था, सही निशाने पर लगा देता था। 2 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं, वो इतना भारी, वो भी इतना 80 किलो का भाला, कैसे 80 किलो का भाला 2 किलोमीटर, वही सटीक निशाने 2 किलोमीटर। तो विज्ञान के नियमों का उल्लंघन है ना, ये वाला तो कंसेप्ट सब फेल हो जाएगा। लेकिन उसको इसी विज्ञान की प्रैक्टिस थी, क्योंकि उसने स्टडी के साथ साथ अभ्यास भी किया था, इसलिए वो बेहतर। प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट समझ में, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी थ्योरी हो गई। प्रोजेक्टाइल मोशन की एक स्पेशल थ्योरी भी आती है, जो शशांक सर के नाम से आती है, फिर बाद में बताऊंगा। अभी आज ये इतना ही कर दो, इसको रोक दो।